Assalamu alaikum dear student. In today's class we will discuss about the 16S ribosomal RNA in ITS region, that why we are using these two regions for bacterial and fungi identification. आज के क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि ITS रीजन और 16S राइबोसोमल रीजन हम क्यों सेलेक्ट करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई के आइडेंटिफिकेशन के लिए और इसके क्या क्या स्टेप्स है। तो हम स्टार्ट से ये स्टेप आज करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि किस वजह से हम इन दो जीन्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर जब हम इन दो जीन्स की सीक्वेंस करते हैं तो सीक्वेंसिंग के बाद उसको किस तरह हम एनालाइज करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर है जो इसके इन दो जीन्स के एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। सो वी विल आल्सो टॉक अबाउट दो सॉफ्टवेयर एंड वी विल टॉक अबाउट द मेथड्स दैट वी आर यूजिंग फॉर टू एनालाइज दीज जीन्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। थैंक यू। So dear student, in today's class, as I mentioned before, that we will discuss about the 16S ribosomal RNA and ITS region. So first of all, we will discuss about the 16S ribosomal RNA. तो ये ribosomal RNA क्या है और किस वजह से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो 16S ribosomal RNA is a type of RNA involved in making small subunit of prokaryotic ribosome. जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो राइबोसोमल आरएनए है ये इसका पार्ट है एंड दीज आर द कंपोनेंट ऑफ 30S सब यूनिट। अब 30S सब यूनिट क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे कि 30S सब यूनिट क्या है और इसके अलावा कौन सा यूनिट है। तो ये बैक्टीरिया में होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। Now, why we use 16S ribosomal RNA for identification? So, इसके कई वजूहात है। There are many reasons to use this gene for bacterial identification and their phylogenetic placement. सबसे पहला जो रीज़न है it is universal. Universal mean कि ये जीन हर बैक्टीरिया में पाया जाता है। This gene is present in almost every bacteria. तो इस वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं to identify and to differentiate bacteria. The second one reason is most studied and characterized gene. It mean that इस जीन्स पे बहुत ज़्यादा स्टडी हुई है, पूरी तरह ये characterized है। इट मीन कि इस पे रिसर्च ज़्यादा हुआ है। तो जिस चीज़ पे रिसर्च ज़्यादा होता है उसको समझने के लिए उसमें फिर लिटरेचर भी आपको मिल जाता है, उसके डेटाबेसेस भी यानी डेवलप होते हैं, लेटेस्ट होते हैं और अपडेटेड रहते हैं। द थर्ड वन रीज़न जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है, द थर्ड वन वो ये है कि इट इज़ बोथ कंजर्व्ड एंड वेरिएबल रीजन। अब ये दो जो पॉइंट्स है, दिस वन एंड दिस वन, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। कंजर्व्ड एंड वेरिएबल रीजन, इस जीन में ये कैरेक्टरिस्टिक है, इस जीन में ये खासियत है कि इसमें कंजर्व्ड रीजन भी है और वेरिएबल रीजन भी है। अब कंजर्व्ड रीजन क्या है और वेरिएबल रीजन क्या है, वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। Conserved region, that region which is similar in all bacteria, यानी ये वो रीजन होता है जो सिमिलर होता है और वेरिएबल वो रीजन होता है जो जिसमें डीएनए या न्यूक्लियोटाइड जो बेस है वो चेंज होते रहते हैं। किस तरह चेंज होते रहते हैं? विद द चेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीशी, विद द चेंज ऑफ बैक्टीरियल जेनस, इसमें वेरिएबिलिटी पाई जाती है। जो फोर्थ वन है मल्टी कापी, कि ये जीन ये मल्टी कापीज़ में अवेलेबल है, कि ये एक बैक्टीरिया में मोर देन 116S राइबोसोमल जीन पाए जाते हैं। सो दीज आर द फोर मेन पॉइंट्स, important points that why we use this 16S ribosomal RNA for identification.
अब जो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि ये 30S राइबोसोमल आरएनए का पार्ट है या राइबोसोमल आरएनए का, तो इन दिस राइबोसोमल का पार्ट है, तो इसमें हम वो कम्प्लीटली वो डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस तरह है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो दे कंटेन बाय 2 सब यूनिट। द फर्स्ट वन इज 50S which is called large subunit. The second one is 30S, which is called small subunit, and collectively the assembled ribosome is called 70S. अब यहाँ पे जो 50S large subunit है, इसमें 5S राइबोसोमल RNA and 23S राइबोसोमल RNA पाए जाते हैं, और ये जो 30S small सब यूनिट है इसमें 16S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। और यही वो ये 16S जो यही वो पॉइंट है, यही वो रीजन है जिसको हम आइडेंटिफिकेशन और सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर आप देखिए यहाँ पे, इसमें एक क्लियर आपको नज़र आएगा, ये पूरा जो रीजन है यहाँ पे ये बैक्टीरियल जीनोम का है और ये राइबोसोमल आरएनए का पार्ट है। इसमें ये रीजन जो है ये 16S है, फिर 23S है और फिर 5S है, और 23S और 16S के दरमियान एक ट्रांसफ़र आरएनए है। सॉरी, हम सीक्वेंसिंग के लिए कौन सा रीजन यूज़ करते हैं? हम सीक्वेंसिंग के लिए ये रीजन यूज़ करते हैं 16S। और जिस तरह पिछले स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया कि क्यों यूज़ करते हैं, 2 रीज़न वर देयर। द मेन रीज़न दैट इट हैज़ कंजर्व्ड रीजन एंड इट हैज़ वेरिएबल रीजन एज वेल, कि इसमें कंजर्व्ड रीजन भी है और वेरिएबल रीजन भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस 16S को यहाँ पे शो किया गया है। तो यहाँ पे जो आपको नज़र आता है ये रीजन, ये जो डार्क ब्लू कलर का है, ये रीजन ये वेरिएबल रीजन है, और ये जो हल्के से है लाइट ब्लू रीजन, दीज आर कंजर्व्ड रीजन। तो इस जीन में बोथ वेरिएबल एंड कंजर्व्ड रीजन पाए जाते हैं। इन 16S राइबोसोमल आरएनए there are total 9 variable region. So whenever we are sequencing this gene, so it means some of the nucleotide will be variable, will be changed in these 9 variable region from one bacteria to another bacteria. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम सीक्वेंसिंग के लिए ऑलवेज व्हेनेवर वी आर डूइंग सीक्वेंसिंग वी सिलेक्ट सम प्राइमर्स एंड वी आर मेकिंग प्राइमर, वी आर डिज़ाइनिंग प्राइमर टू सीक्वेंस दैट जीन, स्पेसिफिक जीन। इस जीन को सीक्वेंस करने के लिए प्राइमर पाए जाते हैं विच इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल प्राइमर। जो यूनिवर्सल प्राइमर है, जो हर कोई यूज़ करता है और जो एक्सेप्टेबल है। तो फॉरवर्ड प्राइमर जो इसके लिए यूज़ होता है वो है S27F फॉरवर्ड प्राइमर, एंड रिवर्स प्राइमर is 1492. These are the primer to sequence the ribosomal RNA gene and bacteria. तो यहाँ से फॉरवर्ड प्राइमर जाता है और यहाँ से रिवर्स प्राइमर। तो ये दोनों तरफ से इनकी सीक्वेंसिंग होती है, और सीक्वेंसिंग के बाद जब हम सीक्वेंस whenever we receive the sequence from the company, so then we analyze it and we check that what are the mutation कहाँ पे हुई है या नहीं हुई है, what are the differences in like how much it's similar to the gene and other bacteria. अच्छा, ये बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन के लिए हम राइबोसोमल आरएनए यूज़ करते हैं, बट फॉर फंजाई आइडेंटिफिकेशन वी यूज़ ITS रीजन। यहाँ पे हम ITS रीजन यूज़ करते हैं। ITS रीजन को हम ज़्यादा डिटेल में आज नहीं डिस्कस करेंगे, बट ये भी राइबोसोमल आरएनए में पाया जाता है, और इसमें 18S राइबोसोमल DNA होता है,
और 5.8 राइबोसोमल डीएनए होता है और यहाँ पे 28S राइबोसोमल डीएनए होता है। या यहाँ पे इन ये और ये ITS1 और ITS2 रीजन है, तो हम इनको सीक्वेंस करते हैं फंजाई के आइडेंटिफिकेशन के लिए। यहाँ पे 2 प्राइमर डिज़ाइन किए जाते हैं। द फर्स्ट प्राइमर विल बी ITS1, द सेकंड विल बी ITS4। तो ITS1 एंड ITS4 दिस 2 प्राइमर आर यूज्ड to sequence the fungi, but याद रखना, but remember it that these are not the only primer to use these sequence. There are many primers, बहुत से प्राइमर हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्राइमर से सीक्वेंस करते हैं, हम अपने रिज़ल्ट अचीव नहीं कर सकते, तो देन वी हैव टू चेंज द प्राइमर्स। हम फिर प्राइमर को चेंज करते हैं और प्राइमर को चेंज करने के बाद कभी कभी हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। Now, whenever we decide to sequence a gene, whenever we decide to sequence a bacteria, ये हम क्यों करते हैं? अगर कोई भी जितने भी स्टूडेंट है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, जो भी BS या मास्टर में रिसर्च करते हैं, तो या तो बैक्टीरिया आइसोलेट करते हैं अगर प्लांट माइक्रोब इंट्रैक्शन पे हो, या जितनी भी पैथोजेनेसिस या पैथोजेनेसिटी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हो, उसमें ये बैक्टीरिया, फंजाई या माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जब हम माइक्रोब आइसोलेट करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा माइक्रोब है, कभी कभी तो फंजाई में हम ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी हम ये डिसाइड करते हैं कि ये फंजाई इस जेनस से रिलेटेड है, मगर बैक्टीरिया में इट इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर आप उसको, बहुत से मेथड है, बट दिस इज़ द मोस्ट एडवांस एंड द मोस्ट लेटेस्ट और आप कह सकते वाइडली यूज मेथड सीक्वेंसिंग का जो है। तो इसमें हम बैक्टीरिया या फंजाई की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो जब भी हम वेन एवर वी आर यूजिंग दिस फॉर बैक्टीरियल एंड फंजाई आइडेंटिफिकेशन, तो सीक्वेंसिंग से पहले हमें कुछ स्टेप करने पड़ते हैं। वो स्टेप क्या है? सो लेट्स डिस्कस दो स्टेप विच वी आर डूइंग बिफोर sequencing. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सट्रैक्ट DNA एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है बैक्टीरिया एंड फंजाई से। देन वी हैव टू डू PCR विद यूनिवर्सल प्राइमर, एंड देन आफ्टर PCR वी हैव टू कंफर्म द रिजल्ट ऑफ दिस PCR बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल पे हम चेक करते हैं कि उनके इस PCR के रिजल्ट ठीक भी है, जीन एम्पलीफाई हुआ है या नहीं। अगर एम्पलीफिकेशन नहीं हुई है तो देन इट मीन देयर इज सम प्रॉब्लम इन प्राइमर, देयर इज सम प्रॉब्लम इन DNA एंड सम अदर टेक पॉलीमरेज एज वेल। फिर अगर ये तीनों ठीक है, DNA भी एक्सट्रैक्ट हुआ है, PCR भी एम्पलीफिकेशन भी हुई है, जेल पे रिजल्ट भी ठीक है, तो फिर हम प्रोडक्ट प्यूरिफिकेशन करते हैं ताकि उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है, उसमें जो एक्स्ट्रा DNA एक्स्ट्रा RNA हो हम उसको वॉश आउट करें और प्योरीफाइड प्रोडक्ट हम सीक्वेंसिंग के लिए सेंड करें ताकि सीक्वेंसिंग में फिर प्रॉब्लम ना हो। प्योरीफिकेशन के बाद हम इसको DNA क्वालिटी इसकी चेक की जाती है कि DNA क्वालिटी, अब DNA क्वालिटी किस तरह चेक की जाती है, इसके लिए डिफरेंट मशीन है। There are different instrument to check the DNA quality. One is nanodrop, the second one is qubit, the third one is picodrop, बायोएनालाइज़र एज वेल। सो इसमें जो भी अवेलेबल हो, लैब में जो भी अवेलेबल हो, उसके साथ आप DNA की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। बिकॉज वेन एवर वी आर सेंडिंग सीक्वेंसिंग फॉर टू अ कंपनी, सो देयर आर सम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट। द कंपनी ऑलवेज विल आस्क अस अबाउट दोज रिक्वायरमेंट। द DNA क्वालिटी उसमें है कि DNA की क्वालिटी ठीक है या इसमें कंटेमिनेशन है। दूसरी बात कि DNA की क्वांटिटी कितनी है, ये इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ठीक है, वो अप टू द मार्क है या नहीं। तो ये हम नैनो ड्रॉप या दूसरे मशीन पे हम चेक कर सकते हैं। एंड देन वी हैव टू सेंड इट फॉर सीक्वेंसिंग। सो ये स्टेप्स है जो हम अपने लैब में कर सकते हैं, एंड दिस स्टेप वी कैन डू इन आवर लैब, एंड देन वी कैन सेंड द सीक्वेंस टू अ कंपनी फॉर सीक्वेंसिंग। अब इसके बरक्स क्या होता है, कभी कभी हमारे लैब में ये फैसिलिटीज़ नहीं होती, और कभी कभी हम जो सीक्वेंसिंग के लिए हम जीन्स या DNA भेजते हैं और सेंड करते हैं, सो रास्ते में
यानी हम दूसरी कंट्री या यूएसए सेंड करते हैं या साउथ कोरिया सेंड करते हैं या सिंगापुर सेंड करते हैं, तो रास्ते में डीएनए या आरएनए जो भी है वो डिग्रेड हो जाता है। तो डिग्रेड होना, क्योंकि उसमें हम ड्राई आइस डालते हैं, उसमें हम डीएनए या आरएनए स्टेबलाइज़र भी कभी कभी हम यूज़ करते हैं, विच इज़ मच एक्सपेंसिव। तो बिकॉज टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स एंड इफ़ वी डोंट हैव द फैसिलिटी इन आवर लैब, देन व्हाट वी विल डू, सम कंपनीज़, बहुत से कंपनीज़ है, एक कंपनी जिसमें है मैक्रोजेन कोरिया का, जो कोरिया से है, उसको आप जो बैक्टीरिया प्लेट्स है, बैक्टीरिया पेट्रा प्लेट्स में जब हम बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो वो बैक्टीरिया के प्लेट्स आप डायरेक्टली सेंड करते हो वहाँ पे। तो बैक्टीरिया के प्लेट्स और रास्ते में ख़राब नहीं होते, वो उसमें ड्राई आइस रखने की ज़रूरत नहीं होती, उसके साथ एक लेटर या एक डॉक्यूमेंट्स वो सेंड करना होता है, और वहाँ पे कंपनी में वो डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं और वहाँ पे वो आपकी जीन की एम्प्लीफिकेशन करते हैं। उसके लिए दे विल चार्ज सम अमाउंट, मगर ये है कि जो आपके लिए आसानी हो जाती है टू अवॉइड ऑल दीज द अबाउ स्टेप्स। अब कंपनी में सीक्वेंसिंग हो गई और कंपनी अब हमें हमारा डेटा सेंड करेगा, तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट वी आर रिसीविंग फ्रॉम द कंपनी अबाउट दी 16S एंड ITS सीक्वेंसिंग। सो कंपनी से हमें जो भी सीक्वेंसिंग आती है और जो भी रिज़ल्ट आते हैं उसको हम यानी उसके डिफरेंट फाइल्स फॉर्मेट होते हैं, और this is also depend on the companies, the sequencing companies. The sequencing companies, they send their data to the client in different formats. It totally depend on the company, but there are few formats which you will definitely receive from every company. कुछ ऐसे फाइल होते हैं जो हर कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। उसमें द फर्स्ट वन है AB1 फाइल या ABI फाइल। ये AB1 फाइल ये बहुत फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्ट्रैंड के लिए आपको मिल जाते हैं। हमने पहले डिस्कस किया कि हम फॉरवर्ड प्राइमर यूज़ करेंगे एंड रिवर्स प्राइमर यूज़ करेंगे। सो हम एक रीड हमारे साथ रिवर्स का आएगा और एक फॉरवर्ड का आएगा। दिस AB1 फाइल हम रिसीव करेंगे कंपनी से। द सेकंड वन इज़ PHD फाइल, ओके, इसको फ्रेट फाइल भी कहते हैं, फ्रेट। द थर्ड वन इज सिक फाइल एंड द फोर्थ वन इज फास्टा फाइल। द फिफ्थ वन इज कंटेग। दिस फाइल यू कैन रिसीव फ्रॉम द कंपनी। सो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज ये AB1 ये सिक फाइल और फास्टा फाइल सेंड करते हैं, कुछ कंपनीज ये PHD फाइल भी सेंड करते हैं एंड कुछ कंपनी डायरेक्टली कंटेग सेंड करते हैं। मगर यहाँ पे एक बात ज़रूरी है कि जब भी आप सीक्वेंसिंग कंपनी को सेलेक्ट करते हो और आप सीक्वेंसिंग कंपनी को अपनी जीन सेंड करते हो, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि जो बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस है, जो स्टैंडर्ड बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस है, आप वो भी कंपनी से चाहते हो या नहीं। तो अगर आप उसको टेक करते हो, बिकॉज यू हैव टू चार्ज फॉर दैट बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस, तो फिर आपको ये कंटेक्ट दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, फिर ये फाइल आपको मिलेगा। अगर ये फाइल आपको मिल गया तो देन यू डोंट नीड टू डू द स्टेप्स विच वी आर डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड। यानी फिर जो हम डीएनए जो अपने जीन्स को या जीन्स के प्रोडक्ट को हम एनालाइज करने के लिए जो स्टेप लेते हैं, फिर हम हमें नहीं लेने पड़ते, और ये कंटेक्ट फाइल हम डायरेक्टली NCBI डेटाबेस में ब्लास्ट कर सकते हैं और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मगर कभी कभी कुछ कंपनीज़ वो हमें ये फ़ाइल सेंड नहीं करते और फिर हमें ये इन सारे फाइल को एनालाइज करना पड़ता है और हमें खुद से ये कंटेक्ट फाइल क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि AB1 या ABI फाइल क्या है। तो इसको ट्रेस फाइल भी कहते हैं, ट्रेस फाइल। इस फाइल में जो सीक्वेंसिंग होती है उसकी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होती है और बेस कॉल्स होते हैं।
यानी इसमें सीक्वेंसिंग की क्वालिटी आपको बताई जाती है कि आपकी सीक्वेंसिंग किस क्वालिटी की हुई है, कि दिस सीक्वेंस इज़ परफेक्ट सीक्वेंस और देयर आर सम एम्बिग्विटी। और इस फाइल को एक क्रोमेटोग्राम के ज़रिए आपको दिखाया जाता है। इसको इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं और लेकिन क्रोमेटोग्राम इसका जो यूनिवर्सल नेम है, इसको क्रोमेटोग्राम कहते हैं। इसमें पीक्स होते हैं, हम डिस्कस करेंगे इसको, और इसमें डीएनए सीक्वेंस भी होता है। तो ये एक ट्रेस फाइल है, इसमें डीएनए के सीक्वेंस और उसकी क्वालिटी आपको दिखाई जाती है। सेकंड वन इज सिक फाइल। सिक फाइल जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, दिस इज़ सिक फाइल, सीक्वेंस फाइल। तो इसमें सीक्वेंस फाइल होता है और ये प्लेन टेक्स्ट फाइल होता है। इसमें भी सीक्वेंस होता है और इसमें और क्रोमेटोग्राम कुछ भी नहीं होता। सो देयर इज़ नो क्रोमेटोग्राम, नथिंग, ओनली द सीक्वेंस लाइन फाइल इन अ प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। द थर्ड वन इज़ फास्टा फाइल। अब फास्टा फाइल, व्हाट इज़ द फास्टा फाइल? सो दिस इज़ आल्सो सिमिलर टू द सिक फाइल। इसमें डीएनए की सीक्वेंस होती है, मगर इसका जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर दिया जाता है। किस तरह चेंज किया जाता है? फास्टा जब हम सिक फाइल को फास्टा में कन्वर्ट करते हैं तो हेडर में हम ये ग्रेटर देन साइन लगाते हैं और फिर उसको एक नाम दिया जाता है और उसको सिक फाइल को फास्टा फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। वी विल डू ऑल दीज एनालिसिस प्रैक्टिकली इंशाल्लाह। Okay, so what are the software used for these analysis when we are receiving this the sequence from the company? So how we will analyze it, and what are the software used for such type of analysis? So after sequencing, the data will be collected in AB1 file format, which can be analyzed by various softwares. So the first one, the first software you can use it, which you can use is the BioEdit software, which is a free software and you can use in Windows. The second one is Chromo 6 software. The third one is Genius software, Gene Studio Pro, Chromas Lite, DNA Baser and CView. इसमें कई सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली अवेलेबल है, मगर बायो एडिट सॉफ्टवेयर ये मोस्टली जो जितनी भी स्टूडेंट है ये यूज़ करते हैं। और इसको किस लिए यूज़ करते हैं? जिस तरह नाम से ज़ाहिर है बायो एडिट, कि इसमें हम डीएनए के सीक्वेंस को एडिट कर सकते हैं, डीएनए के सीक्वेंस को हम चेक कर सकते हैं। सो वी विल आल्सो यूज़ बायो एडिट इन आवर क्लास, दैट हाउ वी कैन एनालाइज द जीन क्वालिटी, द सीक्वेंसिंग क्वालिटी बाय यूजिंग दिस बायो एडिट, और हम किस तरह इस जीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द ब्लास्ट सर्च एंड फॉर द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। अब सीक्वेंसिंग एनालिसिस के लिए या एक सीक्वेंस को एनालाइज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? अब in the previous slide we discussed about the software, but in this slide we will discuss about the steps. So the first step is quality check, that you have to check the quality, that how the quality of this sequence. So how we will check? To analyze the chromatogram. To analyze the chromatogram, we will check the quality of the sequence. And the second one, if there is any ambiguity, if there is any problem in the sequence file, in the chromatogram file, so then we have to trim that wrong bases. We have to trim those wrong bases. We have to delete those wrong bases. इसको हम क्या कहते हैं? इसको ट्रिमिंग कहते हैं। Third one is the merging of forward and reverse read. अब ये forward read, this is because of the forward primer. The reverse read, this is because of the reverse primer. इस forward और reverse primer को इनके जो reads होते हैं, forward primer से forward reads produce होते हैं, reverse primer से reverse read produce होते हैं। These two reads को
कंबाइन करने के लिए हम इसको के हम स्टेप्स करते हैं, इसको कहते हैं मर्जिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रीड। अब क्यों करते हैं? बिकॉज हमें क्यों मर्ज करना है? बिकॉज वी नीड वन सीक्वेंस, वी डोंट नीड टू सीक्वेंस, वी नीड वन सीक्वेंस इन द परफेक्ट एंड like you can say the perfect one sequence that we needed. Why we did sequencing, why we do sequencing, तो उसको अचीव करने के लिए हम इसको मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद हम क्या करते हैं? सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं। अब सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं। सीक्वेंस अलाइनमेंट क्यों करते हैं? सीक्वेंस अलाइनमेंट हम क्यों करते हैं? टू गेट कंसेंसस सीक्वेंस। कंसेंसस सीक्वेंस को अचीव करने के लिए हम करते हैं। अब ये कंसेंसस सीक्वेंस क्या है, मर्जिंग किस तरह होती है, सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या है, वी विल डिस्कस ऑल इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। और इसके जब हमारे पास जो कंसेंसस सीक्वेंस आ जाती है, ये वाला जो कंसेंसस सीक्वेंस आ जाती है, सो नाउ दिस इज़ रेडी फॉर द ब्लास्ट। अब ये कंसेंसस सीक्वेंस के बाद हम सिर्फ ब्लास्ट और अपनी जो हमारा हाइपोथेसिस है, हमारा जो आइडिया है, हम उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा मकसद फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा मकसद सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है थ्रू ब्लास्ट, तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लास्ट द सीक्वेंस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मेकिंग इट रेडी फॉर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। अब द फर्स्ट वन, अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्वालिटी चेक एनालाइजिंग क्रोमेटोग्राम, तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, फ्रेट क्वालिटी स्कोर। अब ये अगर आप देख सके, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये क्रोमेटोग्राम है, दिस इज़ क्रोमेटोग्राम। इसमें हर एक पीक आपको एक न्यूक्लियोटाइड शो करता है और डिफरेंट कलर में शो करता है। अब ये फ्रेट स्कोर क्या है? तो फ्रेट स्कोर और क्यू स्कोर, इसको क्यू स्कोर भी कहते हैं। इट इज़ अ क्वालिटी मेजर दैट एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ बेस वर कॉल्ड इनकरेक्टली। जब भी हम सीक्वेंसिंग करते हैं तो ये फ्रेट क्वालिटी या फ्रेट क्वालिटी स्कोर हमें ये बताता है कि आपकी सीक्वेंसिंग की क्वालिटी कैसी है। आपकी सीक्वेंसिंग की क्वालिटी परफेक्ट है या इसमें कुछ रॉन्ग बेसिस ऐड हुए हैं। क्योंकि सीक्वेंसिंग क्यों फेल होती है या सीक्वेंसिंग की क्वालिटी क्यों ख़राब होती है? इट इज़ बिकॉज ऑफ मेनी रीज़न, बिकॉज ऑफ द DNA डिग्रेडेशन, बिकॉज ऑफ द DNA क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेशन, बिकॉज ऑफ द मशीन यूज़। बहुत से रीज़न हैं कि उनकी वजह से ये ख़राब होती है। तो सीक्वेंसिंग के बाद हमें क्वालिटी का चेक किस तरह हमें पता चलेगा कि ये फ्रेट स्कोर से हमें पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अब फ्रेट स्कोर किस तरह है? अगर फ्रेट स्कोर की वैल्यू 10 है, अगर फ्रेट स्कोर की वैल्यू 10 है, सो इट मीन 1 in 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट बेस कॉल, कि 10 न्यूक्लियोटाइड में 1 न्यूक्लियोटाइड की प्रोबेबिलिटी है कि ये गलत लगा है उस जगह पे। तो बेस कॉल एक्यूरेसी 90% होगी। अब 20 अगर फ्रेट स्कोर है यहाँ पे, तो 20 मीन 1 in 100, तो ये 99% एक्यूरेसी आएगी। फिर 40, फिर 50, फिर 60 अगर आपको पता है 60 इज़ द बेस्ट वन, विच इज़ 99.99% एक्यूरेसी आएगी। लेकिन हमें कितना चाहिए? तो ये 20 अगर फ्रेट स्कोर हो तो हाँ, ये एक्सेप्टेबल है। अगर दो स्टूडेंट हु आर डीलिंग विद द CRISPR टेक्नोलॉजी, हु आर डीलिंग विद द जीनोम एडिटिंग and who are sequencing gene for genome editing, तो they have to specially focus on that फ्रेट क्वालिटी स्कोर। अब स्टूडेंट क्या करते हैं? मोस्टली whenever the student receive the file from the company, so they just use the forward primer or the reverse primer to make the phylogenetic tree, to make the blast. So this is totally wrong, this is not acceptable, because student को पता ही नहीं होता कि इस forward और reverse इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें consensus sequence create करना है, and after the consensus sequence we can know about the exact sequence of that gene.
फॉरवर्ड और रिवर्स में अभी हम चेक करेंगे कि उसमें कुछ गलतियां रहती है। तो अगर कंसेंसस सीक्वेंस आपने ना बनाया हो तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी जीन्स के सीक्वेंस ये ठीक नहीं है। दो स्टूडेंट हु इज़ यूजिंग इट फॉर phylogenetic analysis, who is using it for the identification, so for them it is maybe not a big problem, but for those students who is generating these transgenic plant, the CRISPR technology and other technologies, so then they will face a problem, a serious problem in their future experiments. They will not get the proper result. तो यहाँ पे अगर 20 हो यानी 99% एक्यूरेसी हो तो दिस इज़ एक्सेप्टेबल. यू कैन आल्सो चेक दिस फ्रेड, यू कैन आल्सो चेक दिस फ्रेड क्वालिटी स्कोर एंड by Google it, and you can know about it, and you can get information about it, and if there is any problem then we will discuss it again inshallah. Now whenever we are open the chromatogram, so the chromatogram will look like these files. इस क्रोमेटोग्राम में आप देख सकते हैं दिस वन, यहाँ पे छोटे छोटे, अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे छोटे छोटे पीक्स है, यहाँ पे छोटे छोटे पीक्स पाए जाते हैं. दीज आर कॉल्ड, दिस इज़ बेसलाइन नॉइज़. इसको मशीन की हम और नॉइज़ भी कह सकते हैं. तो इट विल नॉट मेक अ बिग प्रॉब्लम. इस सीक्वेंस को आप यानी प्रोसेस कर सकते हो और दिस इज़ एक्सेप्टेबल. यहाँ पे अगर आप ये दूसरे में आप देखो, यहाँ पे इस रीजन में इसमें तो यहाँ पे ज़्यादा है थोड़े पीक, एंड यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. अगर ऐसी सीक्वेंस है तो इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए इन केस ऑफ व्हेन यू आर यूजिंग विद अ स्पेसिफिक जीन. लेकिन अगर आप आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हो फिर ये भी एक्सेप्टेबल है. लेकिन अगर इस तरह का क्रोमेटोग्राम हो, ये आप देख सकते हैं, जिसमें पीक यानी एक प्रॉपर अरेंजमेंट उसकी ना हो, और एक यानी अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो पहले जिक्र किया कि एक बेस के लिए एक पीक होता है, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है यहाँ पे इस जगह पे. तो यहाँ पे पीक का पता ही नहीं चलता. तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस क्रोमेटोग्राम इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड वी हैव टू रिमूव दिस रीजन. यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे हमें ये रिमूव करना होता है, ये रीजन हमें इसको डिलीट करना होता है ये क्रोमेटोग्राम से. दिस वन इज़ परफेक्ट वन. ये आप देख सकते हैं कि ये क्रोमेटोग्राम जो है ये परफेक्ट है. अब फ्रेड स्कोर जो मैंने पहले जिक्र किया, फ्रेड स्कोर को हम किस तरह देख सकते हैं. तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप फ्रेड स्कोर को चेक कर सकते हैं कि इस सीक्वेंस का फ्रेड स्कोर क्या है. अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था पहले कि क्वालिटी चेक हमने किया. देन ट्रिमिंग हमने अभी डिस्कस किया कि उसको हम ट्रिम करेंगे. फिर जो थर्ड स्टेप है ये मर्जिंग अ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रीड. तो मर्जिंग हम किस लिए करते हैं, आप देख सकते हैं कि मर्जिंग ऑफ द सीक्वेंस. तो यहाँ पे ये समझने की बात है कि यहाँ पे आपको जो ये फॉरवर्ड रीड है, यहाँ पे ये फॉरवर्ड रीड है और यहाँ पे ये रिवर्स रीड है. ये फॉरवर्ड यहाँ से सीक्वेंसिंग करता है इस तरफ और रिवर्स यहाँ से सीक्वेंसिंग करता है इस तरफ. अब मर्जिंग में क्या होता है, अगर हम देखें यहाँ पे तो क्लियरली आपको ये नज़र आएगा. अगर हम सिर्फ फॉरवर्ड सीक्वेंस को लेते हैं फॉर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, तो इट मीन हमने यहाँ से यहाँ का सीक्वेंस पिक किया है. ये सीक्वेंस ये जगह हमने लॉस किया. यहाँ पे अगर हम रिवर्स को लेते हैं तो उसमें भी ये लेते हैं हम. तो इट मीन दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू गेट द फॉरवर्ड और रिवर्स सीक्वेंस. तो जब हम फॉरवर्ड और रिवर्स सीक्वेंस को कंबाइन करते हैं, उसको मर्ज करते हैं, तो यहाँ से यहाँ का जो रीजन है ये टोटल इसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं और इसको बिकॉज इट इज़ obtained by the merging of both forward and reverse read. ये सीक्वेंस जो हमारे साथ है इसको कंसेंसस सीक्वेंस कहते हैं.
और ये सीक्वेंस हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है, इस सीक्वेंस को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर फर्दर एनालिसिस। यू कैन सी हेयर दिस इज़ द फॉरवर्ड रीड CATTGACA। अब what is this? These are the Phred score 32, 34, 20, 20, 16, 14, 10. These are the Phred score. Now this is the reverse read. The reverse read TAGTCATT. These are the Phred score. अब हम क्या करते हैं कि इसको हम मर्ज करते हैं तो दिस सीक्वेंस विल फॉर्म। अगर हम सिर्फ फॉरवर्ड सीक्वेंस को लेते हैं, अगर हम सिर्फ ये फॉरवर्ड सीक्वेंस को लेंगे या रिवर्स सीक्वेंस को लेंगे तो हमें क्या होगा? अगर हम सिर्फ फॉरवर्ड को लेंगे तो हम ये सीक्वेंस लेंगे, बस ये TT मिस हो जाएगा। और हम अगर रिवर्स को लेंगे तो हम फिर ये सीक्वेंस लेंगे, ये CA मिस हो जाएगा क्योंकि ये छोटा सीक्वेंस है। बट इफ़ द सीक्वेंस लेंथ इज़ मच मोर सो देन यू विल लॉस मेनी बेसेस। ये आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2 आपको दिखाई देता है कि ये हम मिस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, कंसेंसस सीक्वेंस, दिस इज़ द वे कंसेंसस सीक्वेंस हम प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें ये बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स सीक्वेंस है, ये मर्ज हो जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है कंबाइन, यहाँ पे आ जाता है ये। अब अगर जब हम मर्ज करते हैं तो इसकी फ्रेड स्कोर भी वो ज़्यादा हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे T है फॉरवर्ड में और यहाँ पे रिवर्स में यहाँ पे A है। सो व्हाट विल हैपन? तो जिनकी फ्रेड स्कोर ज़्यादा है वही बेस यहाँ पे आ जाएगी। तो दैट्स वाई T इज़ हेयर। जो कंसेंसस सीक्वेंस में वही बेस आएंगे जिसका फ्रेड स्कोर या क्वालिटी अच्छी हो। तो व्हाट इज़ अ कंसेंसस सीक्वेंस? अ कंसेंसस सीक्वेंस is a common nucleotide sequence found in highly conserved region of DNA। तो ये consensus sequence वो sequence है जो एक conserved region of DNA में पाया जाता है। It mean that it will be a conserved region। It mean कि ये both forward and reverse read दोनों के merge होने से बनेगा the consensus sequence। So I hope you will understand this। Now, after consensus sequence, if we get the consensus sequence, as I mentioned earlier, that the consensus sequence will be the final product। Consensus sequence हमारे साथ final product होगा। अब इसके बाद हम NCBI जाएंगे, the National Center of Biotechnology Information, which is a big database। और यहाँ पे हम इसको blast करेंगे, न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। तो हम देखेंगे कि इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इस फंजाई का नाम क्या है, ये कौन सी जेनस से है, ये कौन सी स्पीशी है, हम इसमें ये फिर देख सकते हैं। तो इसके बाद जितना भी लेक्चर है या जितनी भी हमने अब ये चीज़ें डिस्कस की है, पढ़ी है, वी विल डू दिस प्रैक्टिकली। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। DNA एक्सट्रैक्शन वगैरह तो हम नहीं कर सकते, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट प्लेस where we receive the sequences from the company। कंपनी से जब हम सीक्वेंसिंग रिसीव करते हैं तो उसके बाद जितने भी एनालिसिस है we will do it practically here इंशाल्लाह। So let's go to the computer screen। वहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम BioEdit सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद ये जितनी भी एनालिसिस है we will do it practically। To dear student, now we will do it practically what we have studied। So यहाँ पे सबसे पहले जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इसको जीन एनालिसिस के लिए, वो सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करेंगे। So इसमें जो फ्री सॉफ्टवेयर है that one is BioEdit। BioEdit software, this is freely available and you can install it on Windows। So इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर में हम सीक्वेंस एडिटिंग कर सकते हैं।
यहाँ पे आप बायो एडिट, गूगल में बायो एडिट लिख के यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं. सो यू कैन क्लिक दिस एंड यू कैन डाउनलोड इट. सो नाउ व्हेन यू डाउनलोड इट, सो इट विल लुक लाइक दिस. एंड जब ये डाउनलोड हो जाता है तो ये जिप फाइल में होता है. देन यू हैव टू अनजिप इट एंड देन यू हैव टू इंस्टॉल इट फ्रॉम हेयर. यहाँ पे जो सेटअप फाइल है, जिस तरह आप कंप्यूटर में नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, सो द सेम वे यू कैन इंस्टॉल दिस इन योर कंप्यूटर एंड देन नेक्स्ट एंड देन यू कैन इंस्टॉल इट. सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है हमारे साथ. इस सॉफ्टवेयर को आप किस तरह रन करोगे, तो यहाँ विंडो में आके यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप बायो एडिट लिख सकते हैं. यहाँ से ये सॉफ्टवेयर आप ये ओपन हो गया है. तो ये सॉफ्टवेयर जो ओपन हो जाता है तो इस तरह इसका जो विंडो है वो इसी तरह ओपन होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास जो कंपनी से फाइल्स आए हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या है. सो नाउ आई विल शो यू दैट व्हाट वी हैव रिसीव फ्रॉम द कंपनी. So here whenever you want to open a file in this, you click the file and then open. So open में you have to go here and you have to go to your exact folder from where you want to take the file, the sequencing file. यहाँ पे आपको जाना होगा और वहाँ पे उस फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा जिसमें आपका डेटा अवेलेबल है. तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमें जो फाइल आई है वहाँ से यहाँ पे ये फाइल है. ये अगर आप देख सकते हैं तो दिस वन मैं आपको बताता चलो. दिस सीक्वेंस ITS सीक्वेंस, दिस इज़ फॉर फंजाई. तो यहाँ पे दो प्राइमर यूज़ हुए हैं. वन इज़ ITS4 एंड वन इज़ ITS5. ये फॉरवर्ड प्राइमर है, ये रिवर्स प्राइमर है. ये 1 जो लिखा है ये सैंपल नेम है. इस जो भी आप सैंपल कंपनी को सेंड करोगे तो और जो नाम आप सैंपल को दोगे तो यू विल रिसीव इन सच वे. सो यहाँ पे ये AB1 फाइल है. ये भी AB1 फाइल है जिसमें जो आइकन लगा हुआ है बायो एडिट का सॉरी. यहाँ पे जो कंपनी ने हमें एक PDF सेंड किया है, इस PDF में कंपनी ने हमें वो क्रोमेटोग्राम सेंड किया होगा. जो क्रोमेटोग्राम में अभी ये क्रोमेटोग्राम है, मगर इसको हम देखेंगे भी. और ये मैक्रोजेन कंपनी है साउथ कोरिया से. यहाँ पे एक PhD फाइल सेंड किया है, फ्रेड फाइल, जिसमें फ्रेड स्कोर है. और ये फाइल जो सेंड किया है ये टेक्स्ट फाइल है. ये सिंपल सीक्वेंस फाइल है, ये फास्टा फाइल नहीं है. अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये एक टेक्स्ट फाइल में ओपन होगा और इसमें सिर्फ सीक्वेंस होगा. तो ये फास्टा फाइल है. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो ये रिमूव करोगे ये हेडर तो ये सिंपल टेक्स्ट फाइल बन जाएगा. ठीक है. ये सारे फाइल वी विल जनरेट दिस फाइल ड्यूरिंग दिस एनालिसिस. तो इस फोल्डर से हम फाइल को पिक करेंगे. तो बायो एडिट में आके यहाँ पे ओपन और यहाँ पे वहाँ पे जाना होगा जहाँ पे आपका फोल्डर है. वहाँ से ये ITS4 इस सीक्वेंस को पिक करना होगा. दिस इज द फॉरवर्ड सीक्वेंस. ओके. अब ये ओपन हो गया तो ये इस तरह इसके दो विंडोज ओपन होंगे. इसमें एक ये होगा ये इसमें आपको DNA सीक्वेंस दिखाई देता है. यू कैन सी द DNA सीक्वेंस हियर. इसमें यू कैन सी DNA सीक्वेंस एज वेल एज क्रोमेटोग्राम. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये क्रोमेटोग्राम हमें क्या शो करता है. तो इसमें आप ये चेक कर सकते हैं क्रोमेटोग्राम में. इसको हम इस तरह करते हैं तो आपको क्लियरली नज़र आएगा. ये क्रोमेटोग्राम यहाँ से आप इसकी स्केल बढ़ा सकते हैं. ये क्रोमेटोग्राम अगर आप देखें तो ये पीक जो है ये परफेक्ट पीक है. लेकिन यहाँ तक ये परफेक्ट है. यहाँ तक अगर आप ये देखें तो इन पीक में यहाँ पे प्रॉब्लम है. यहाँ पे पीक परफेक्ट नहीं है और सही तरीके से इसकी अरेंजमेंट नहीं हुई. So these peaks are not perfect and there is some issues. Because why? Because when select primer, so the first part of the sequence and
द लास्ट पार्ट ऑफ द सीक्वेंस, रिमेंबर दिस, इसको आपने डिलीट करना है, इसको आपने रिमूव करना है, बिकॉज जब प्राइमर जब एनीलिंग होती है, जब प्राइमर ये सीक्वेंस पिक करता है तो इसमें यहाँ पे कुछ एम्बिगुअस न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं बेसिस, और यहाँ से ये सीक्वेंस ख़राब हो जाती है। लेकिन बायो एडिट में आप ये चेक करके इसको आसानी से आप डिलीट कर सकते हैं। अब एक बात याद रखना, रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर यू आर यूजिंग बायो एडिट, सो देयर आर मेनी, आई थिंक मेनी लेक्चर, मेनी थिंग्स ऑन बायो एडिट। लोग क्या करते हैं कि यहाँ से सीक्वेंस कॉपी करके वर्ड में पेस्ट करते हैं, फिर वर्ड में ही उसको एडिट करते हैं, बट आई विल टीच यू दैट हाउ टू डू एवरीथिंग इन बायो एडिट। सो यहाँ से जो पहली बात आपको करनी है, जो पहली बात आपको यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर इट, कि फर्स्ट जो सीक्वेंस आप यहाँ से रिमूव करोगे तो ये एंड से रिमूव करना है, ये इस साइड से रिमूव नहीं करना है, ठीक है। जो स्टार्ट से आपको रिमूव नहीं करना है, यू हैव टू रिमूव इट फ्रॉम द एंड। सो इस बार को यहाँ तक ले आना है, यहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस का एंड भी ख़राब है, तो किस तरह हम इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे ये पीक देख सकते हैं कि ये कितने, यानी ये प्रॉपर नहीं है, और यहाँ पे प्रॉब्लम आई है सीक्वेंसिंग में। तो यहाँ तक ये पीक ठीक है, यहाँ तक आप कर सकते हैं कि इसको सेलेक्ट करके इसको अपने कीबोर्ड से Ctrl+C कर लो, कॉपी कर लो, फिर इसको क्लिक करके यहाँ पे Ctrl+F कर लो, तो ये विंडो ओपन हो जाएगी छोटी सी, इसमें ये सीक्वेंस पेस्ट कर दो। जब ये सीक्वेंस आपने पेस्ट किया और फाइंड, तो आपको ये शो करेगा कि ये सीक्वेंस कहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट हुई है, यहाँ पे ये कर्सर रख के यहाँ पे क्लिक करो और इस एडिट मेन्यू में आ जाओ, और यहाँ पे सेलेक्ट टू एंड, यह आप मैनुअली भी कर सकते हैं, बट दिस इज द परफेक्ट मेथड, इसमें गलती नहीं आएगी। सेलेक्ट टू द एंड, तो ये एंड तक सेलेक्ट करेगा, एंड यू हैव टू प्रेस द डिलीट बटन। आप डिलीट बटन आपने प्रेस किया, वो सीक्वेंस डिलीट हो गया। ओके, क्लियर। अब जो एंड का सीक्वेंस है ये हमने डिलीट किया। नाउ वी विल मूव टू द स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ पे ये सीक्वेंस जो है ये यहाँ तक ठीक है, ठीक है, 50 तक ठीक है। 50 ये दिस आर द न्यूक्लियोटाइड बेस, द लेंथ ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, द लेंथ ऑफ द सीक्वेंस, यहाँ तक ये ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ पे दोबारा आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब ये एरर अगर आएगा तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है। आप ये समझोगे कि हमारा सीक्वेंस सिमिलर नहीं है। आपका सीक्वेंस सिमिलर है, लेकिन आपने जो बेसिस सेलेक्ट किए हैं वो ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको कैंसिल करो। हमें पता है कि ये 50 से लेकर ये इसमें प्रॉब्लम है, तो यहाँ तक आप सेलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ आप सेलेक्ट करोगे, दोबारा यहाँ जाओ, Ctrl+F प्रेस करो और यहाँ पे सीक्वेंस को पेस्ट करो, तो ये आपको शो करेगा। अब यहाँ क्लिक करके, यहाँ जो एंड पॉइंट है, यहाँ क्लिक करके बायो एडिट में जाके यहाँ सेलेक्ट टू बिगिनिंग आप सेलेक्ट करोगे और ये डिलीट का बटन दबाओगे, सो यू विल गेट द एग्जैक्ट सीक्वेंसेस। अंडरस्टैंड? सो ये सीक्वेंस, अब इसकी जो क्लीनिंग है, ट्रिमिंग है, ये फॉरवर्ड सीक्वेंस की ट्रिमिंग हो गई। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड सीक्वेंस विच इज द रिवर्स रिपीट। रिवर्स रिपीट, यहाँ पे अगर आप आओगे और यहाँ पे ओपन भी कर सकते हो, यहाँ पे ओपन, वही फोल्डर ओपन हो गया। यहाँ पे रिवर्स सीक्वेंस है, इसको ओपन करना है। यू हैव टू ओपन द रिवर्स सीक्वेंस। तो व्हेन यू ओपन द रिवर्स सीक्वेंस, यहाँ पे आपको एक क्रोमेटोग्राम नजर आएगा और उसी तरह का विंडो ओपन होगा। ये क्रोमेटोग्राम यहाँ पे जो आपका प्राइमर नेम है, जीन नेम है, ये उसी नाम से ओपन होगा। नाउ द सेम वी विल डू हियर, द सेम वी विल एनालाइज हियर एंड द सेम वी विल सी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 20 तक ये परफेक्ट है, बल्कि 30 तक ये सही है।
लेकिन एंड पॉइंट हमें पहले एंड जाना है और इसके एंड को देखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यह इस पॉइंट तक ये ठीक है। तो what we will do here, we will select these bases because we have to remove these bases, control C, यहाँ पे आके control F to find, and then we have to control V and then you have to find it. अब ये हाईलाइट हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट करके दोबारा एडिट में जाके select till end करना है and then press the delete button in your keyboard. Okay, now we will again move to the start of the sequence and we have to remove the start of the sequence because यहाँ पे ये bases, these are problematic bases. यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 30 या यहाँ तक हम इस sequence को delete करना चाहते हैं। तो you have to first select the sequence, then copy the sequence by control C, then you have to come here, then press control F here, then you have to paste your sequence by control V and then you have to find. So यहाँ पे आपको यहाँ पे click, you have to click here. Okay, when you click here then you have to go to the edit menu and then select to beginning. So then you have to delete the sequence as well. अब ये दोनों sequences जो है ये ट्रिम हो गई. Now you can close these windows, the chromatogram windows, because we don't need these windows now. Now you have to you have both the forward sequence, the trim forward sequence and the reverse trim sequence. अब क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि इस सीक्वेंस को हम एक विंडो में किस तरह फेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपको ये रिवर्स है. यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना होगा. यू हैव टू सिलेक्ट इट, देन गो टू द एडिट मेन्यू, देन कॉपी द सीक्वेंस. यू हैव टू copy the sequence. When you copy the sequence, you can come here in this window, because we want to move this sequence from here to this window, because we want to open these sequences in one window. इन दोनों sequences को हम एक विंडो में ओपन करना चाहते हैं. किस वजह से ओपन करना चाहते हैं? because we need to do the alignment. यहाँ पे हमें अलाइनमेंट करनी है, तो अलाइनमेंट के लिए इसका एक विंडो में आना ज़रूरी है. तो यहाँ पे एडिट में जाके यू हैव टू पेस्ट द सीक्वेंस. अब यहाँ पे यू कैन सी दैट यू पेस्ट द सीक्वेंस. अब यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट द फॉरवर्ड रीड एंड द रिवर्स रीड, ये बहुत एक ही स्ट्रैंड को सीक्वेंस करते हैं. तो यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें रिवर्स कंप्लीमेंट बनाना है. ये जो रिवर्स प्राइमर है या रिवर्स रीड है, यहाँ पे रिवर्स सीक्वेंस है, इसको रिवर्स कंप्लीमेंट में चेंज करना है. तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम सीक्वेंस में जाके यू हैव टू गो टू द सीक्वेंस एंड देन न्यूक्लियोटाइड एंड देन कम हेयर रिवर्स कंप्लीमेंट. तो when you click this, your sequence will be changed to reverse complement. Now after the reverse complement, what you have to do, you have to do the alignment. यहाँ पे आप alignment करनी है, जिस तरह हमने वो पहले डिस्कस किया कि उसके बाद alignment करना है. alignment क्यों करना है? because we need to merge the sequence. हमें consensus sequence निकालना है इससे, कि किस तरह हम consensus sequence इससे निकाल सकते हैं. To obtain the consensus sequence, we need the alignment. तो यहाँ पे alignment के लिए हमें क्या करना है? You have first click one, then press the control and then click the second one. So both will be selected. Then you need to go to the sequence menu and then the pairwise alignment, and then here there are three options. But which one we have to select? We have to select align two sequences, allow end to slide. यहाँ पे हमें इस sequence को select, इस method को select करना है. तो when we select this one, the sequencing will done. So now we got the alignment file from these sequences. You can close this file and you can see here. If you don't want to close, so like इसको minimize कर दो. यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इसमें, तो हमें जो फाइल मिली है
अलाइनमेंट फाइल हमें मिली है। इसको आप किस तरह एनालाइज कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप ये क्लिक करोगे तो ये इसको एक कलर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे जितनी भी आपके आप देख सकते हैं जितनी भी आपके बेसिस है, जो डिफरेंट बेसिस है उसका कलर वाइट है। अदरवाइज जो अलाइनमेंट हुई है हमारे साथ वो परफेक्ट हुई है। ये जो ब्लैक है इसमें वाइट स्पॉट नजर नहीं आ रहा, तो इट मीन दीज आर सिमिलर। ठीक है, अब यहाँ स्टार्ट में ये आया है कि ये दिस इज द पार्ट ऑफ दिस सीक्वेंस ओनली, द रिवर्स सीक्वेंस, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द फॉरवर्ड सीक्वेंस, द एंड। यहाँ पे तो यहाँ पे जो आई है यहाँ पे वो हमने पहले डिस्कस किया आज कि किस तरह डिफरेंट रीजन होता है जो एक प्राइमर से मिस हो जाता है और दूसरा प्राइमर उसको पिक करता है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे एक सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को हमें मर्ज करना है। अभी इस अलाइनमेंट को हमें मर्ज करना है। हम किस तरह अलाइनमेंट को मर्ज कर सकते हैं, ये these are already selected, okay, these selected sequence you have to go to the alignment tab, alignment में जाके यहाँ पे create consensus sequence। अब हमें consensus sequence चाहिए, तो create consensus sequence, when we press the create, so consensus sequence यहाँ पे मिल गया है आपको, आप चेक कर सकते हैं। दिस इज द कंसेंसस सीक्वेंस। अब ये वो सीक्वेंस है जो बोथ प्राइमर्स यानी रिवर्स प्राइमर और फॉरवर्ड प्राइमर के कॉम्बिनेशन से बना है, उसके मर्जिंग से बना है। ये सीक्वेंस, ये कंसेंसस सीक्वेंस, दिस इज आवर टारगेट सीक्वेंस। अगर आप यहाँ पे कुछ गैप्स है तो आप उन गैप को रिमूव कर सकते हैं या उस पार्ट को आप डिलीट कर सकते हैं। अब ये गैप यहाँ पे क्यों आया है, बिकॉज यहाँ पे टी है मगर इस सीक्वेंस में यहाँ पे नहीं है, तो आप यहाँ पे टी लगा भी सकते हैं, अगर नहीं तो आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे ए है लेकिन एक में है, एक ने मिस किया है, तो आप यहाँ पे ए लगा भी सकते हैं, आप यहाँ से ए ये डिलीट कर सकते हैं। अब इस कंसेंसस सीक्वेंस को किस तरह कॉपी करना है, स्टूडेंट को अक्सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि कंसेंसस सीक्वेंस को किस तरह कॉपी करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप करें, स्टार्ट में कर्सर लगा दिया यहाँ पे स्टार्ट में, ठीक है, एंड देन यू हैव टू गो टू द एडिट एंड देन सेलेक्ट टू एंड। तो ये पूरा सीक्वेंस आपके साथ आपके ये कॉपी वो सेलेक्ट हो जाएगा। देन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल सी। अब इसको किस तरह कहाँ पे ले जाना है, कहाँ पे क्या बनाना है इससे, तो यहाँ पे हम इस कंसेंसस सीक्वेंस से फास्टा फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो यह इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे फास्टा फाइल जब आप बनाते हो तो यहाँ पे क्लिक करके न्यू ओपन करना, एक सिंपल सा टेक्स्ट फाइल आप ओपन करना होगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो व्हेन यू ओपन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, okay, you just name it like for example contact name हम देते हैं इसको contact, ठीक है। अब यहाँ पे contact मैंने दिया, लेकिन इसको मैंने कोई वो नहीं दिया कि ये टेक्स्ट फाइल है या ये क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिनेम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर फास्टा फाइल में बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ .fasta, ओके। तो ये फास्टा फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ओपन करूंगा मैं तो ये ओपन हो जाएगा इस तरह, इसमें कुछ भी नहीं है। अब जो कंसेंसस सीक्वेंस मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। अब ये कंसेंसस सीक्वेंस यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो जगह पे गैप्स थे वहाँ पे कंसेंसस सीक्वेंस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर दूसरा प्रोग्राम है, दूसरा क्या कहते हैं वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी जितनी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें सबसे बेस्ट ये है एडिट विद नोटपैड++। इसमें एडिटिंग आसान हो जाती है। तो आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँगा तो आपको क्लियरली वो सीक्वेंस यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जगह, ये जो डॉट है इसमें यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करो
और यहाँ से भी डिलीट करो। अब ये दो सीक्वेंसेस, ये गैप है यहाँ पे, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे अगर आप दोबारा अपने बायो एडिट में जाओ तो यहाँ पे है टी, तो आप टी भी लगा सकते हो यहाँ पे। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। डिलीट इट मीन यहाँ पे कर्सर रख के ये कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। अब ये सिंपल टेक्स्ट फाइल है। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे बनाएंगे, तो यू हैव टू क्लिक हेयर एट द बिगिनिंग एंड देन प्रेस एंटर। फिर ऊपर जाके यहाँ पे फर्स्ट लाइन में यहाँ पे ग्रेटर देन साइन लगाना है, ओके। एंड ग्रेटर देन साइन के बाद आपको जो नेम देना है अपने सीक्वेंस को वही लगाना है। तो इस सीक्वेंस को हम क्या नेम देंगे, इस सीक्वेंस को हम देंगे टेस्ट सीक्वेंस। तो अब इस सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेव करेंगे। लेकिन अगर आपको सेव करना है, फास्टा फाइल में सेव करना है, तो इसके लिए आसान मेथड ये है कि यू हैव टू क्लिक द फाइल देन सेव एज, देन वहाँ पे जो कंटेक्ट डॉट फास्टा हमने बनाया है उसको रिप्लेस भी कर सकते हो आप। यहाँ पे फिर आपको ये सेव एज टाइप, यहाँ पे इसको टेक्स्ट फाइल से हटा के ऑल टाइप करना है और यहाँ पे आपने नेम देना है टेस्ट डॉट फास्टा। तो ये हमारे साथ, ये फाइल हमारे साथ सेव हो गया। अब अगर आप देख सकते हो तो द आइकन इज चेंज, ये टेस्ट फाइल का और कंटेक्ट फास्टा का आइकन चेंज है। अब ये किस वजह से चेंज है, बिकॉज इस कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसको फास्टा फाइल मिल जाता है तो उसका आइकन चेंज कर देता है अपने के, और उस सॉफ्टवेयर में आसानी से ओपन हो सके। सो नाउ यू कैन सी हियर दिस फाइल इज चेंज। अब इस फाइल को हमें क्या करना है, इस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, नोटपैड में ओपन कर सकते हैं, इसको कंट्रोल ए कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। इसमें किस लिए कॉपी किया हमने, हम अब इसको ब्लास्ट करेंगे इन CBI में कि ये कौन सा, क्यों मैंने पहले ही बताया आपको कि दिस इज़ द फंजाई सीक्वेंस, कि ये कौन सी फंजाई है, कौन सी जेनस है, कौन सी स्पीशी है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल पे जाके यहाँ पे आपने आके NCBI ब्लास्ट लिखना है, ठीक है, NCBI ब्लास्ट। तो यहाँ पे इसको क्लिक करना है। यहाँ पे जाके आपको मुख्तलिफ ब्लास्ट की जो ऑप्शन नज़र आएंगे कि न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, ब्लास्टेक्स, टी ब्लास्टेन, प्रोटीन ब्लास्ट। तो हमारा जो सीक्वेंस है दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड वी वांट टू चेक न्यूक्लियोटाइड अगेंस्ट न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस, सो यू हैव टू क्लिक दिस वन, okay। Now अगर आप this will open this type of window, so you can see here, you will minimize it, you will open this file with text file and then you have to select this and then copy your sequence and then go to the blast here and then you have to V here, control V, यानी यहाँ पे पेस्ट करना है। तो आपका सीक्वेंस यहाँ पे आ गया। अब इसको ब्लास्ट करना है, बाकी कुछ चीज़ें चेंज नहीं करने अभी। इफ़ यू हैव एनी एम्बिग्विटी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस ब्लास्ट क्वेरी, सो देन वी विल डिस्कस इन सम अदर डे, इन सम अदर लेक्चर। सो यहाँ पे अब ब्लास्ट करेंगे हम कि ये बताए कि ये सीक्वेंस कौन सी है। तो when we run the blast, so it will take some time. It depend on the gene length, it depend on the sequence length and it also depend on the internet speed. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमें बता रहा है कि ये Aspergillus, अब जेनस तो कंफर्म है कि ये Aspergillus स्पीशी है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि द फर्स्ट वन जो स्पीशी हमें दी गई है वो फ्यूटाइडस दी गई है कि Aspergillus फ्यूटाइडस है। दूसरे नंबर पे हमें दी गई है कि Aspergillus टोबेनजेंसिस है। थर्ड नंबर पे हमें दिया गया है Aspergillus नाइगर है। फोर्थ नंबर पे हमें दिया गया है दिस Aspergillus ट्यूबेनजेंसिस। फिफ्थ नंबर पे फिर नाइगर है, फिर कुछ और है। तो अब इसमें ये कौन सी है, अब ये क्वेश्चन है कि इसमें ये कौन सी फंजाई है।
तो जेनस तो कंफर्म हो गया कि ये एस्परजिलस जेनस है। अब स्पीशी के लिए क्या करना है? स्पीशी के लिए हमें वी हैव टू मेक द फाइलोजेनेटिक ट्री। हमें फाइलोजेनेटिक ट्री की तरफ जाना होगा कि फाइलोजेनेटिक ट्री में हम ये देख सके कि इसमें ये कौन सी स्पीशी है और किस स्पीशी के साथ ये क्लेड बनाती है। अब ये NCBI पे आप देख सकते हो कि ये कॉलम, ये मैक्सिमम स्कोर है, ये टोटल स्कोर है, ये क्वेरी कवरेज है, ये ई वैल्यू है, यहाँ पे आइडेंटिटी परसेंटेज है। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब अगर आप देखें तो एस्परजिलस ट्यूटाइडस के साथ भी इसकी 99.79 सिमिलरिटी है। ये ट्यूबेंजेंसिस के साथ भी इसकी सेम है। एस्परजिलस नाइगर के साथ भी सेम है, इसके साथ भी सेम है। तो इन फोर में ये कोई भी स्पीशी हो सकती है, इसके चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्वेरी कवरेज भी 100% है। ठीक है, अब इसमें से ये कौन सी स्पीशी है, इसके लिए वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, that how to make phylogenetic tree and how to do the fungi placement in a phylogenetic tree. तो आज की वीडियो के लिए यही काफ़ी था। I think if you have any question related to this lecture, related to this class, you can ask me by my email ID in comment section. So I will try to answer your question, and if you have any type related to this, like any question related to this topic, so we can discuss in the upcoming class, in the upcoming lecture, inshallah. Thank you very much. Thank you for watching.